डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे। देखो, आरएच ब्लड ग्रुपिंग एक ब्लड ग्रुपिंग की एक टाइप है। जैसे ब्लड ग्रुपिंग की दो टाइपिंग की गई, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग। तो आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरएच इनकम्पटिबिलिटी से क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें आरएच इनकम्पटिबिलिटी, आरएच इनकम्पटिबिलिटी बेसिकली आर एच इनकम्पटिबिलिटी जो है, ये आर एच एंटीजन के मिसमैचिंग ब्लड ग्रुप की वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, आर एच एंटीजन क्या है। इट इज़ सिमिलर एंटीजन जो कि सबसे पहले रीसस मंकी में था, उसी तरह का एंटीजन ब्लड ग्रुप यानी जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके आरबीसी के सरफेस पे देखा गया है। तो आरबीसी के सरफेस पे इसी तरह का सिमिलर एंटीजन या प्रोटीन होता है जिसको हम लोग आर एच एंटीजन कहते हैं। और ये आर एच एंटीजन अगर ये आरबीसी के सरफेस से प्रेजेंट है, ये प्रोटीन या आर एच एंटीजन, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम लोग आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो दोज पर्सन हु हैव आर एच एंटीजन दैट आर कॉल्ड आर एच पॉजिटिव। ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि पॉपुलेशन में अबाउट 80% पॉपुलेशन जो है वो आर एच पॉजिटिव होते हैं। और दो ऐसे ब्लड ग्रुप जिनके आरबीसी के सरफेस पे आर एच एंटीजन अब्सेंट होता है, एंटीजन अब्सेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर एच निगेटिव। आर एच निगेटिव। तो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। आर एच पॉजिटिव उसको कहते हैं जिसके आरबीसी के सरफेस पे आर एच एंटीजन है। आर एच वर्ड कहाँ से आया, तो आप कहेंगे सर ये आया कहाँ से, तो आप कहेंगे ये रीसस मंकी। सबसे पहले रीसस मंकी जो होता है जिसको मैकेका मुलेटा कहते हैं, उस मंकी में ये ऑब्जर्व किया गया। तो उसी की तरह का सिमिलर एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहते हैं, आर एच एंटीजन। ठीक। तो जिस आरबीसी में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर एच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं है आर एच निगेटिव। 80% पॉपुलेशन में क्या होता है, आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, इसीलिए आर एच पॉजिटिव कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप के साथ साथ कौन सा एंटीजन है इनके आरबीसी पे, दैट इज आर एच एंटीजन। ठीक। अब आर एच इनकम्पटिबिलिटी से क्या होता है। देखिए, आर एच इनकम्पटिबिलिटी जो होता है, आर एच इनकम्पटिबिलिटी से पहले हम लोग ये समझे कि आर एच इनकम्पटिबिलिटी क्या करता है। तो आर एच इनकम्पटिबिलिटी लीड टू इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये बेसिकली एक डिसऑर्डर है जिसको हम लोग एच डी एन भी कहते हैं। एच डी एन का पूरा मतलब है हीमोलिटिक डिसऑर्डर, हीमोलिटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यू बॉर्न, डिसऑर्डर ऑफ न्यू बॉर्न। ठीक है। अब ये डिसऑर्डर होता कैसे है, इसको हम लोग समझेंगे। तो इस डिसऑर्डर के लिए ये बताया गया कि ये डिसऑर्डर तब होता है जब आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला अगर आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से एक्सपोज हो जाए, तो उसकी वजह से आर एच निगेटिव वाले ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ बनते हैं। और ये एंटीबॉडी फ्यूचर में फिर कभी भी अगर आर एच पॉजिटिव से एक्सपोज होता है तो ये एंटीबॉडी जाके उस एंटीजन को किल करते हैं, जिसकी वजह से ये हीमोलिटिक डिसऑर्डर होता है। इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। अब देखिए, इसको आप समझिए। जैसे अगर मान लीजिए एक मेल है जो आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, और फीमेल है जो आर एच निगेटिव है। ठीक। यानी फीमेल के आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं है, जबकि मेल के आरबीसी में क्या है, एंटीजन है। अब जब ये मेल फीमेल ये दोनों इनमें जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, तो ये जाइगोट जो बना यानी जो फीटस बना, इस फीटस के पास आर एच एंटीजन आ गया, क्योंकि मेल की वजह से इसमें आर एच एंटीजन आया इस फीटस में। ठीक है। और मेल जो फीमेल अपना ब्लड दे रही थी, वो कौन सा ब्लड दे रही थी, आर एच निगेटिव, क्योंकि फीमेल के पास आर एच एंटीजन नहीं है, वो आर एच निगेटिव वाली ब्लड है। तो ऐसा ब्लड इस फीटस को मिल रहा है। और चूंकि मदर और फीटस दोनों का ब्लड जो है वो प्लेसेंटा से सेपरेटेड होता है, तो इसकी वजह से कभी भी मदर का ब्लड और बच्चे का ब्लड मिक्स नहीं होता, जिससे कि ये बच्चा नॉर्मली ग्रो करता है और अपना पूरा जो इसका जेस्टेशन पीरियड है वो कंप्लीट करके 9 मंथ पे
ये बच्चा डिलीवरी के लिए यानी पार्चुरेशन करता है, पार्चुरेशन यानी इस बच्चे का पार्चुरेशन जब होगा, चाइल्ड बर्थ होगा, तो उस दौरान तक मदर को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मदर का ब्लड और बच्चे का ब्लड सेपरेटेड था, प्लेसेंटा के थ्रू कहीं आपस में मिक्स नहीं हुआ था। अब जब ये पार्चुरेशन हो रहा था यानी बच्चे का बर्थ हो रहा था, तो उस समय क्या होता है कि पार्चुरेशन के समय जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है, अब आप जानते हैं चाइल्ड बर्थ होगा, तो चाइल्ड बर्थ के समय प्लेसेंटा सेपरेट होता, अलग होता है, तो प्लेसेंटा सेपरेट होने की वजह से बच्चे का जो ब्लड है वो, जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो वहाँ से बच्चे का ब्लड थोड़ा निकलता है, और ये बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो जाता है, मतलब बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स होता है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के समय कि आप कह सकते हैं कि बच्चे का ब्लड क्या था, फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव, ठीक, और मदर का जो ब्लड था वो कैसा था, RH निगेटिव। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान ये RH पॉजिटिव वाला ब्लड मदर के ब्लड को क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। अब इसमें देखिए एक्सपोज कर दिया, इसमें डायग्राम में आप देखिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये मेल RH पॉजिटिव था, फीमेल RH निगेटिव थे। अब इसकी वजह से ये जो बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, यहाँ जो फीटस है देखिए RH पॉजिटिव है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या है, RH पॉजिटिव, ठीक है। तो पहला बच्चा नॉर्मल हुआ, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मदर और फीटस का दोनों ब्लड क्या था, सेपरेट था। लेकिन ये बच्चा जब पैदा हो रहा था उस समय इसका प्लेसेंटा सेपरेट होने से ये RH पॉजिटिव वाला ब्लड मदर के ब्लड से एक्सपोज हो गया। तो अब यहाँ पे ये जब मदर के ब्लड से एक्सपोज हो गया, तो सेकंड, तो मदर की बॉडी उस RH एंटीजन के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करने लगी, RH एंटीबॉडी। अब आप यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, RH एंटीबॉडी, यानी मदर का ब्लड RH एंटीबॉडी बनाने लगी, ये RH एंटीबॉडी। अब जब मदर के ब्लड में खूब RH एंटीबॉडी बन गया, अब दूसरे बच्चा जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो फिर इसी तरह से बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड तो सेपरेट है, बच्चा RH पॉजिटिव है, लेकिन जब मदर के बॉडी में जो एंटीबॉडी बन गई, ये बेसिकली एंटीबॉडी होती IgG। IgG एंटीबॉडी बहुत स्मॉल होती हैं, छोटे होते हैं, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में जाएगा, और जैसे ही फीटस में जाएगा तो ये एंटीबॉडी फीटस का जो ब्लड RH पॉजिटिव है उससे ये क्या होगा, चिपक जाएगा। ये एंटीबॉडी फीटस के ब्लड से चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद फीटस को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि उसका RH एंटीजन था और ये एंटीबॉडी उसको जाके किल कर दी, तो इसकी वजह से फीटस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इससे सीवियर हीमोलिसिस होगी। इसी को RH एंटीबॉडी, ये जो था, ये RH एंटीबॉडी था, ये मदर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और जिसकी मदर फीटस को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे सीवियर हीमोलिसिस होगी और ये बच्चा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, या आप कह सकते हैं कि न्यूबॉर्न इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, या कह सकते हैं HDN। HDN का मतलब पहले ही बता चुके हैं, हीमोलिटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न। तो ये तब होता था जब मेल क्या होना चाहिए था, RH पॉजिटिव, फीमेल क्या होना चाहिए था, RH निगेटिव, तभी ये डिसऑर्डर होता था। अब इसको बचने के लिए क्या करना चाहिए, अगर ये डिसऑर्डर है तो इसको बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसको देखो प्रिवेंट करने के लिए जब पहला बच्चा हो रहा था उसी दौरान फीटस के प्लेसेंटा से मदर के बॉडी में, मदर के ब्लड में मिक्स हुआ था वो RH एंटीजन, तो उसको जैसे पहला बच्चा होता है उस समय मदर को RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन देते हैं। ध्यान रखिएगा, RH एंटीबॉडी, ये कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो मदर के ब्लड में पहले ही पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से मदर के ब्लड में कभी क्या नहीं बन पाता है, RH एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसलिए कभी मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि आपने पहले क्या दे दिया, RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे दिया। जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो फ्यूचर में आगे जितनी प्रेगनेंसी होगी नॉर्मल होगी, तो इस दौरान आप आगे की प्रेगनेंसी में कोई हीमोलिटिक डिसऑर्डर नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ गए RH इनकम्पटिबिलिटी या हीमोलिटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न के लिए क्या टर्म होनी चाहिए। अगर समरी की बात करें तो इससे हमें क्या समझ में आया, तो आप कह सकते हैं कि इसमें मदर RH पॉजिटिव, फीटस या मेल RH पॉजिटिव और फीमेल RH निगेटिव हो तो उस कंडीशन में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होती है। इसको ऐसे भी कह सकता है कि फीटस क्या होना चाहिए, RH पॉजिटिव,
और मदर क्या होना चाहिए, RH निगेटिव, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, क्योंकि मदर का ही ब्लड, ये जो फीटस का ब्लड मदर का निगेटिव है, फीटस का पॉजिटिव है। फीटस का पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि मेल का ब्लड क्या है, पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस है, और इसको रोकने के लिए क्या दिया जाएगा, RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाएगा, जो क्या नहीं बनने देगा, RH एंटीबॉडी। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे, ये एक आज इम्पॉर्टेंट इसमें हम आपको डिस्कस किया RH इनकम्पटिबिलिटी के बारे में। से स्टूडेंट ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर इस पर वीडियो बनाई। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स का अगर आप और इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए, तो इसका वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें अलग से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस स्टार PMT 12 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोज़ आपको मिलते हैं वो आपको नोटिफिकेशन में आएगा, जिससे आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट था RH इनकम्पटिबिलिटी। आगे आप इसी तरह के वीडियो देखते रहिए और एंजॉय करिए। गुड लक।